नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं और नीतीश कुमार लगातार अपने फैसलों से और अपनी कार्य पद्धति से राजनीतिक क्षेत्र में लगातार कहीं न कहीं एक हलचल भी मचा रहे हैं और लगातार लोगों के जो मन में उनकी जिज्ञासा भी हो रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति आखिर क्या दिशा ले रही है। और नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से अपने राजनीतिक फैसले लेते रहे हैं, वह सबको चुकाते तो रहे हैं, क्योंकि समय-समय पर जिस तरह से वह गठबंधन का अदला-बदली करते रहते हैं अपनी राजनीति के हिसाब से, वह राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय रहता है। कभी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहता है, कभी आरजेडी के साथ वे आ जाते हैं, फिर आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो उनके जो अदला-बदली गठबंधन को लेकर है, ये आप सभी जानते हैं और इसको लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक क्षेत्रों में लगातार लोग करते रहते हैं। लगातार लोग उत्सुकता के साथ नीतीश कुमार नीति को देखते रहते हैं कि कौन सा कदम वह कब उठा देंगे जिससे कि बिहार की राजनीति के साथ-साथ पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन दिनों नीतीश कुमार एक अलग तरह से चर्चा में हैं। जहाँ लोकसभा चुनाव के पश्चात उन्होंने एनडीए और बीजेपी के मतलब साथ में वह जुटे रहे और उनकी सरकार बनाने में उन्होंने मदद की। वहीं अपनी जो संगठन है जेडीयू का, उसको लेकर भी नीतीश कुमार की राजनीति जिस तरह से वह प्रदर्शित कर रहे हैं, वह तमाम तरह के प्रश्न लगातार उठा रहे हैं। लगातार ऐसे सवाल बन रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं कि वह आने वाले समय में जेडीयू की जो शक्ल है, उसको किस तरह से वह बनाना चाह रहे हैं या जेडीयू की जो राजनीति आने वाले समय की है, उसको वह किस दिशा में उसको ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि जब उन्होंने संजय झा को, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया संजय झा जी को। और उसके पश्चात ये माने जाने लगा कि संजय झा, क्योंकि ऐसा माना जाता है संजय झा को लेकर, ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप है, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध है, बड़े घनिष्ठ संबंध है। और ऐसा कहा जाता है कहीं न कहीं बीजेपी के साथ उनका तालमेल बड़ा एक अच्छा तालमेल है उनका संजय झा का। और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे नीतीश कुमार की यही सोच थी कि बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन है, उसमें तमाम तरह की जो बातें, गाँठें कही जाती हैं, वह संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पश्चात उनमें एक कहीं न कहीं समन्वय बना रहे और कहीं भी तनाव की बातें बीजेपी और जेडीयू के बीच में ना आए। और संजय झा लगातार जहाँ नीतीश कुमार के साथ अनेक वर्षों से वह लगातार कार्य कर रहे हैं, बीजेपी के साथ भी उनका तालमेल हमेशा अच्छा कहा जाता है, ऐसा मतलब माना भी जाता है और कहा भी जाता है। तो सर संजय झा को जब कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाया, तो ये मानना क्या कि बीजेपी के और नीतीश कुमार के जो संबंध है, वे आने वाले समय में और अच्छी तरह चलेंगे, क्योंकि संजय झा को जिम्मेदारी देने का मतलब यही कहीं न कहीं बीजेपी के साथ वह अपना तालमेल बनाए के रखना चाहते हैं। लेकिन संजय झा इस खुशी को ज़्यादा दिन मना भी नहीं पाए थे कि उन्होंने एक नया दाँव और चलता नीतीश कुमार ने, उन्होंने मनीष वर्मा, जो पूर्व नौकरशाह हैं, आईएएस रहे हैं, वरिष्ठ नौकरशाह हैं, उनको उन्होंने जेडीयू जॉइन करवा दिया है और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दे दिया और साथ ही संगठन मामलों का प्रभारी बना दिया है। मनीष वर्मा, जैसा आप सभी जानते भी होंगे शायद, मनीष वर्मा काफ़ी सालों से नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे हैं और वह उड़ीसा कैडर के वहाँ पे अधिकारी थे, उड़ीसा में पोस्टेड हुआ करते थे मनीष वर्मा। उसके बाद डेपुटेशन में बिहार आए और बिहार में नीतीश कुमार के साथ उनका बड़ा अच्छा तालमेल बन गया। और जब उनका वो डेपुटेशन का पीरियड खत्म हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उड़ीसा जाना था, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने बिहार से ले लिया और नीतीश कुमार के सहायक के तौर पर, सचिव के तौर पर वह नीतीश कुमार के साथ लगे रहे, उनके साथ कार्य करते रहे। तो ये आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनकी कितने अच्छी नज़दीकियाँ हैं, कितना अच्छा आपस में दोनों का विश्वास है एक-दूसरे के प्रति। जब संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाया, तो ये माना गया कि बीजेपी के साथ उनकी जो नज़दीकियाँ हैं संजय झा की, वह नीतीश कुमार चाहते हैं वह बीजेपी के साथ उनका जो तालमेल है बना रहे। लेकिन मनीष वर्मा, कहा जाता है कि मनीष वर्मा ऐसे नौकरशाह हैं और ऐसे मतलब सचिव के तौर पर जो नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे, वह बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का जो गठबंधन हुआ, उसके वह घोर विरोधी थे। आप सच्चाई क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में कि मनीष वर्मा नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएँ। तो ये समाजवादी विचार के जो पैरोकार हैं मनीष वर्मा, समाजवादी विचारधारा के जो पैरोकार कहे जाते हैं मनीष वर्मा, उनको संगठन महासचिव बनाना, संगठन के कार्य प्रणाली को सारा देखने का जिम्मा उन्हें देना, तो ये दर्शाता है कि संजय झा को जहाँ उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, वहीं संजय झा को संगठन के मामलों से उन्होंने अलग भी कर दिया है और उसका सारा प्रभार संगठन का मनीष वर्मा को दे दिया है। तो ये बड़े राजनीतिक संकेत है नीतीश कुमार की राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में लगातार ऐसी बातें भी थी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सांसद चुन के आए लोकसभा चुनाव में, वह कहीं न कहीं बीजेपी के साथ उनकी जो नज़दीकियाँ हैं, वह लगातार बढ़ रही हैं। और
तमाम तरह की बातें, जैसे ऑपरेशन लोटस के बारे में लगातार कहा जाता है कि बीजेपी लगातार इन चीज़ों पर कार्य करती रहती है, और जब बीजेपी का अपना दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ लोकसभा में, तो वह इस प्रयास में है कि किस तरह से वह 272 का जो जादुई आंकड़ा है अपनी पार्टी का, वह बहुमत का आंकड़ा जुटा ले। उसके लिए जेडीयू के जो सांसद हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी कहीं न कहीं लगातार उनके संपर्क में है, और बजट सत्र के बाद कुछ घटनाएँ सामने आ सकती हैं कि बीजेपी का अपना जो आंकड़ा है उसे बढ़ा सकती है। अन्य पार्टियाँ हैं, ऐसा मतलब लोग आकलन कर रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ अपने-अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। अब ये कितना सत्य है, ये तो हम नहीं कह सकते, हम पर कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि इन बातों में कोई प्रामाणिकता है। लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चाएँ, उसके आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास आने वाले समय में कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम और बीजेपी और प्रधानमंत्री की जो शैली रही है, वह एक अकेला चलो मतलब अपने दम पर ही पूरी राजनीति को केंद्रित करना चाहते हैं, और अपने जो उनके निर्णय हैं, जिस तरह से इस समय बैसाखियों पर टिकी सरकारें हैं, भाई एक तरफ तेलुगु देशम है, एक तरफ जेडीयू है, तो वह उनकी जो कार्यशैली रही है प्रधानमंत्री जी की, उसके मुताबिक फिट नहीं बैठती है। क्योंकि जो उनका मुख्यमंत्री का पद रहा हो, कार्यकाल रहा हो गुजरात में, या प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल उनका पिछले 10 वर्षों का रहा, उसमें उन्होंने किसी के सहारे पर सरकार नहीं चलाई। तो उनकी जो कार्यशैली है वह ऐसी नहीं कि किसी को साथ लेकर या किसी के सहारे से वह अपनी सरकार को चलाएँ। तो इसलिए ये कहा जाता है, लोग अनुमान लगाते हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं प्रयास करेगी अपना आंकड़ा 272 तक पहुँचाने का। उसके लिए किससे वह संपर्क करती है, कौन से दल के सांसदों को अपने साथ मिलाती है, निर्दलीयों को मिलाती है, कौन-सी पार्टी के जो सांसद हैं उनमें वह सेंध लगा पाती है, यह सब भविष्य की बात है, लेकिन ऐसी चर्चाएँ लगातार राजनीतिक क्षेत्र में बनी हुई हैं। फिर मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रों में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उसके आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। तो हम वे वापस आते हैं नीतीश कुमार की राजनीति पर। तो नीतीश कुमार, जब ये चर्चाएँ लगातार बनी हुई, तो नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं, उन पे भी क्योंकि सारी सूचनाएँ आती हैं कि नीतीश कुमार जी के पास मुख्यमंत्री के साथ-साथ वह गृह मंत्रालय का भार भी विभाग का सँभालते हैं। तो तमाम तरह की चर्चा उनके पास भी आती होंगी, उन्हें पता है। और मनीष वर्मा को जब उन्होंने जेडीयू में शामिल कराया, तो उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता भी चौंके थे इस बात को लेकर। आखिरकार एक पूर्व नौकरशाह को जेडीयू में शामिल कराने के पीछे नीतीश कुमार की कौन सोच है? बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, हो सकता है राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नीतीश कुमार उन्हें जेडीयू में स्थापित करने का उनका जो प्रयास है वह कर रहे हैं। और ऐसा क्योंकि कहने वालों हैं, इसलिए उनकी बातों में गंभीरता भी है, क्योंकि नीतीश कुमार साथ मनीष वर्मा अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं, और उनके बहुत ही विश्वस्त सहयोगी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान भी स्थापित की है। क्योंकि नौकरशाह भी रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उन्हें सरकारी जो कामकाज है उसकी बखूबी वह जानते हैं, किस तरह से ब्यूरोक्रेट के नाते काम किया जाता है। और साथ ही नीतीश कुमार के बड़े विश्वस्त सहयोगी वह रहे हैं, सचिव के तौर पर रहे हैं, तो उन्हें पता है नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, किस तरह की कार्य पद्धति किस तरह की है, और किस तरह का व्यवहार उनका, किस तरह की नेचर है उनकी, किस तरह से वह रेस्पॉन्स चाहते हैं अपने सहयोगियों से। तो मनीष वर्मा दोनों खांचों में फिट बैठते हैं, क्योंकि दोनों तरह से उन्होंने रोल अपना बिहार में निभाया, नीतीश कुमार के साथ रहकर निभाया। तो नीतीश कुमार ने जो मनीष वर्मा को जिम्मेदारी दी है, यह बड़े स्पष्ट संकेत दे थे कि संजय झा को जहां उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन संगठन से जुड़े मामलों से उन्होंने अलग कर दिया, मनीष वर्मा को संगठन की जिम्मेदारी देकर, संगठन का प्रभार देकर। तो ये बड़े संकेत है इन्हें, नीतीश कुमार की राजनीति को समझने के लिए मनीष वर्मा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का जो उनका कदम, जो उनका फैसला है, यह समझाने के लिए बड़ा स्पष्ट है कि मनीष वर्मा को जिम्मेदारी देकर नीतीश कुमार ने किस तरह की राजनीति को दिशा देने का प्रयास किया है जनता दल यूनाइटेड की खास तौर से। तो जो उन पे सूचनाएं कुछ आ रही होंगी, जो उन पे बातें सामने पहुंच रही होंगी, तो वह भी सतर्क हैं नीतीश कुमार भी अपनी राजनीति को सहेज के रखने के लिए, अपने जो सांसद जो उनके संसद सदस्य चुने गए उनको सहेज के रखने के लिए, तमाम तरह की दूसरी जो बातें आने वाले समय में क्या घटनाक्रम बिहार की राजनीति में हो सकता है। तो नीतीश कुमार की बड़ी इच्छा है कि बिहार का चुनाव जो समय से पहले हो जाए, और वह लगातार बीजेपी से इसकी मांग भी करते रहे हैं, भाई स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं, स्पेशल आर्थिक पैकेज देने की मांग करते रहे हैं। और जब से उनकी मांग और तेज हो गई, तब जो चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आए थे, तो वह कुछ 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि केंद्र सरकार से उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट की हरी झंडी मिल गई है आंध्र प्रदेश के लिए। तो नीतीश कुमार देखा देखी और प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी पर कि जैसे आपने तेलुगु देशम को आंध्र प्रदेश के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट दिए हैं, तो ये बिहार को भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। और जो आर्थिक पैकेज की मांग लगातार बिहार करता रहा है, विशेष राज्य की मांग करता रहा है, उसको भी त्वरित तरीके से उसको लागू किया जाए, उसकी घोषणा की जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की इसमें आर्थिक समस्याएं भी हैं केंद्र सरकार के सामने, किस तरह से वह आर्थिक पैकेज का दर्जा या आर्थिक पैकेज दे बिहार को, या विशेष राज्य का दर्जा दे, तो दूसरे राज्यों की भी मांग है वह भी सामने आ सकती हैं। लेकिन साथ ही आरजेडी को भी हम इसमें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आरजेडी भी जिस तरह से
इस समय नीतीश कुमार के प्रति कोई भी ऐसा हुआ बयान नहीं दे रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, फिर इससे आपस में कटुता बढ़े। सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार में कि नीतीश कुमार की रणनीति आने वाले समय में क्या होगी, किस तरह से वह आने वाला अपना समय में राजनीतिक कदम बढ़ा सकते हैं, या बीजेपी के साथ ही वह रहेंगे, या उसमें कुछ अदला बदली का जो उनका प्रयोग हमेशा रहता है कि नया मुकाम और देंगे उसके अंदर। तो तमाम तरह की राजनीतिक बातें हैं, लेकिन मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देने का मतलब है कि इन्होंने बीजेपी को भी, जो बीजेपी लगातार अपने इस प्रयास में है कि वह संजय झा के द्वारा कुछ अपनी और जेडीयू के अंदर अपनी जो उनकी पकड़ है और उसे मजबूत करे, या जो अन्य वहाँ के नेता हैं उनके साथ अपना जो समन्वय है उसे बेहतर स्थापित करे। मनीष वर्मा को जिम्मेदारी देकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा कड़ा संदेश दिया है कि संगठन में किसी भी तरह की सेंधमारी को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मनीष वर्मा को जिम्मेदारी देने का मतलब है कि संगठन से जुड़ी हर सारी खबरें उन तक पूरी पहुंचेंगी, और संगठन में क्या फेरबदल करना है और किसे क्या तवज्जो देनी है, बस मनीष वर्मा के द्वारा उस संगठन के अंदर अपने उन नेताओं को तवज्जो भी देंगे और हाशिए पर भी धकेलेंगे जिनके प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी संशय पैदा हो रहा है या पनप रहा है। तो नीतीश कुमार भी राजनीतिक घात खिलाड़ी हैं, और लगातार अनेक वर्षों से वह चाहे उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, कुछ भी उनका मजाक बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार लगातार अनेक वर्षों से बिहार की राजनीति के धूरी इसलिए बने हुए हैं कि समय रहते हुए अपने विश्वस्त सहयोगों को भी किनारा करने से परहेज नहीं करते हैं, और नए नए लोगों को सामने लाकर उनकी द्वारा राजनीति को की दिशा और दशा तय करने में भी वह कोई संकोच नहीं करते हैं। इससे पहले आरसीपी सिंह रहे हों, जो बड़े विश्वस्त माने जाते थे, उन्होंने तनिक देर नहीं लगाई उन्हें उन पर को दूर करने में, जब भी उन्हें थोड़ा सा उनके प्रति संशय हुआ। जीतनराम मांझी का उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण है उनकी राजनीति में, जब वह जिनके साथ गलभैया डाले घूमते रहते हैं तो अचानक ही वह उनसे अपने को दूर भी कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार राजनीति के बड़े परिपक्व और घात खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, कौन सा वह नया दाव चलने के लिए पूरी जो बिसात को बिछा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, जिससे संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, मनीष वर्मा को जेडीयू में शामिल कराकर राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन का प्रभार देकर उन्होंने राजनीति में एक नया दाव और चल दिया है। और संजय झा को जो मान रहे थे कि मैं ही सर्वे सर्वा हो गया हूँ, उनको भी कहीं ना कहीं संदेश उन्होंने दे दिया है कि आप सर्वे सर्वा नहीं है, केवल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आप काम करेंगे। तो ये पावर बैलेंस भी किया है नीतीश कुमार ने, वहीं पार्टी के अंदर तमाम तरह के अंतर्विरोध जो सामने आने की बात कही जा रही है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक संभालने का प्रयास किया है। और मनीष वर्मा, हालांकि कहा जाता है कि मनीष वर्मा को जेडीयू में शामिल कराने से बहुत सारे नेता उनके खुश नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का ऑरा इतना बड़ा है बिहार के अंदर कि अभी बिहार में जेडीयू के अंदर उनके प्रति ऐसा कोई असंतोष भी सामने नहीं आ सकता, क्योंकि सरकार वह चला रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और आने जो जेडीयू के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें अपनी राजनीति भी वहां पर करनी है। इसी प्रकार प्रशांत किशोर को लेकर भी बहुत सारी बातें बिहार में कही जाती रही हैं। जब उन्होंने जेडीयू शामिल किया था तो कहा जा रहा था कहीं जेडीयू, प्रशांत किशोर उनका भविष्य है जेडीयू का, लेकिन नीतीश कुमार ने जब खुद ये बयान दे दिया कि अमित शाह के कहने पर मैंने प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल किया था, तो ये भी बहुत सारी बताता है कि अमित शाह किस तरह से, बीजेपी किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं जेडीयू को। लेकिन अंतर्विरोध बहुत पैदा हुआ प्रशांत किशोर के आने से जेडीयू के अंदर, तो आखिरकार नीतीश कुमार को उनसे पल्ला भी झाड़ना पड़ा। और प्रशांत किशोर की राजनीति की दिशा वह जिस तरह से दे रहे हैं अपने को, सभी जान गए हैं कि प्रशांत किशोर का असली राजनीतिक एजेंडा क्या है, किस तरह से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर। तो ये बहुत सारी बातें बिहार की राजनीति में आने वाले समय में और हमें देखने को मिलेगी, नए नए घटनाक्रम देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे, और बिहार की राजनीति बहुत रोचक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की राजनीति आखिरकार क्या करवट लेगी आने वाले समय में, किस तरह की उसकी दिशा होगी, क्या दशा होगी, इन पर भी हमारी लगातार निगाह बनी रहेगी। और आने वाले समय जो भी घटनाक्रम बिहार की राजनीति में होंगे वो हम आपके साथ चर्चा भी लगातार करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।